हमारी कहानी की मुख्य नायिका राधिका यूं तो रहने वाली कलकत्ता की थी, पर संदेश और रसगुल्ले की मिठास भी उसकी जिंदगी और व्यक्तित्व की कड़वाहट को कभी कम ना कर सकी। वह सुबह सवेरे दिन रात अपनी साधारण सी जिंदगी का अफसोस मनाती रहती। उसका छोटा सा घर कभी उसके बड़े बड़े सपनों को संभाल ना सका। वह सदैव अपने पति मुरली से जीवन की कमियों और खामियों की चर्चा करती। अजी, क्या मुझे पूरी जिंदगी इस बदसूरत मकान में ही गुजारनी होगी? क्या कभी मेरे पास सुंदर साड़ियाँ, महंगे जेवर, अच्छी लंबी गाड़ी ना हो पाएगी? हाय रे मेरी किस्मत। उसका पति मुरली एक धनी सेठ की हवेली में मुनीम के पद पर काम करने वाला एक छोटा सा नौकर था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और राधिका के मन का दुख उसे भी दुखी कर देता था। एक दिन हाथ में रसगुल्ले का डब्बा लिए मुरली दौड़ा दौड़ा घर आया। दमकता चेहरा ले उसने राधिका के हाथ में एक निमंत्रण पत्र थमाते हुए कहा, यह लो, आ गया बड़े घर का न्योता तुम्हारे लिए। कल हमारे सेठ जी के बेटे का 10वां जन्मदिन है और हमारी मालकिन ने सबको परिवार सहित कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा है। मुरली की सोच से उल्टे निमंत्रण पत्र देखते ही राधिका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पास कार्यक्रम में पहनने को एक भी महंगी नई साड़ी नहीं है। मैं इस तरह अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। आप इसे किसी दोस्त को दे दो जिसकी बीवी के पास पहनने के लिए मुझसे अच्छी साड़ी हो। इतना सुनते ही मुरली ने राधिका के हाथ में पैसे रखते हुए कहा, दुखी मत हो, कल जाना और अपने लिए मनपसंद साड़ी ले आना। अच्छा, अब चलो, बहुत भूखा हूं। आओ चलो खाना खाते हैं। जैसे जैसे सेठ जी के निमंत्रण का दिन नजदीक आने लगा, राधिका और उदास रहने लगी। मुरली के कारण पूछने पर वह रूठ कर बोली, एक जेवर नहीं है मेरे पास कार्यक्रम में पहनने को। इतने बड़े घर में क्या ऐसे ही सादी सादी चली जाऊं? अपनी गरीबी का प्रदर्शन करने से तो अच्छा है कि मैं वहां जाऊं ही नहीं। अमीर औरतों के बीच गरीब दिखने का मुझे कोई शौक नहीं। मुरली गहरा विचार कर बोला, अरे, तुम अपनी कंचन भाभी के पास क्यों नहीं जाती? उनका तो बड़े बड़े घरों में उठना बैठना है। वह तुम्हें बहुत अच्छे से जानती भी हैं। वे ही तुम्हारी समस्या सुलझा सकती हैं। कंचन भाभी बहुत ही उदार दिल की महिला थी। राधिका की परेशानी सुनते ही वह अपनी अलमारी से एक बड़ा सा गहनों का डिब्बा उठा लाई और राधिका को देते हुए बोली, ये लो मेरी राधिका, तुम्हें जो जेवर अच्छा लगे तुम ले सकती हो। राधिका की आंखें उस बेशकीमती हीरे के हार पर जाकर अटक गई। उसने अपनी हैसियत से कहीं बड़ा सपना देखा और तुरंत उस हार को अपने गले पर सजाते हुए कंचन से बोली, मैं इस हीरे के हार को रख लूं? मुझ पर तो ये ही जचता है। पूरी रात वह मारे खुशी के सो ना सकी। सारी रात वह हार को देख वहां मौजूद औरतों के बीच होने वाली हलचल के बारे में सोच मन ही मन हर्षाती रही। पूरे कार्यक्रम में वह हार पहन इठलाती फिरती रही और कार्यक्रम की शान बन गई। जश्न के खत्म होते ही राधिका आंखों में जश्न की चमक बसाए भारी मन से अपने घर लौट आई। एक बार फिर अपनी सुंदरता निहारने की इच्छा से राधिका आईने के सामने जा खड़ी हुई। जैसे ही उसकी नजर अपनी गर्दन पर गई, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसका गला बिल्कुल सूना। हार तो वहां था ही नहीं। क्या हुआ? कैसे हुआ? किसी को कुछ खबर नहीं। घबराया हुआ सा मुरली रात में ही पैदल पूरा रास्ता जिसे वे आए थे खोज आया। जब कुछ नहीं मिला तो वह सुबह सवेरे ही पुलिस चौकी जा हार खोने की रपट लिखवा आया। जिस गाड़ी से वह घर आए थे उस गाड़ी वाले के दफ्तर जा खबर देने वाले को इनाम की घोषणा भी कराया। सारे जतन करके भी जब कुछ हाथ ना लगा तो राधिका और मुरली समझ गए कि वह कीमती हार अब उन्हें खरीद कर ही कंचन भाभी को वापस करना होगा। कंचन भाभी को इतनी बड़ी लापरवाही के बारे में वह जरा भी खबर नहीं लगने देना चाहते थे। अगले ही दिन राधिका और मुरली जेवर की एक ऊंची दुकान पर पहुंचे। हीरे के हार की पूरी तस्वीर राधिका के मन में बसी थी। उसने दुकानदार को पूरा विवरण देकर हूबहू वैसी ही डिजाइन का हीरो का हार बनवा लिया।
हार की इतनी भारी कीमत वे कैसे चुकाएंगे, यह उनकी समझ से परे था। घर तो छोटा सा था। गांव की जमीन बेच कुछ पैसा इकट्ठा किया गया। बेटे की अच्छी पढ़ाई के लिए कुछ रुपए मुरली ने चुपचाप अपने एक दोस्त के पास रखवाए थे, जिन्हें वह ले आया। सब मिलाकर भी अभी जरूरत की रकम से कुछ 5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। मुरली अपने सेठ जी के पास गया और उसने अपने बेटे की बीमारी का बहाना बनाकर उनसे पैसे उधार ले लिए। उधार की रकम, घर का खर्च, बच्चों की लिखाई पढ़ाई, सबने मिलकर राधिका की आंखों के सपने हमेशा के लिए छीन लिए। सबसे पहले वे अपना घर बदल किराए के छोटे से मकान में रहने चले गए। राधिका ने घर में काम करने वाले नौकर की छुट्टी कर दी और अब घर का सारा काम वह खुद ही करने लगी। बच्चों को पढ़ाना, बाजार से फल सब्जी लाना, छोटे छोटे से दाम के लिए दुकानदार से मोल भाव करना, यह सब उसने पहले कब किया था? जिस गरीबी का रोना वह बरसों से रो रही थी, उससे आज वह जीने भी लगी थी। मुरली दफ्तर के बाद भी एक दुकानदार के यहाँ चंद ऊपरी पैसों के लिए काम करने लगा। रविवार की छुट्टियों में वह दूसरों के बही खाते बनवाता। एक लापरवाही के चलते उन्हें 10 सालों में ना जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। आखिरकार 10 सालों बाद वे सबकी उधारी दे चुके थे। मुरली कुछ कमजोर और राधिका बूढ़ी हो चली थी। गरीबी के रूखेपन ने उसके चेहरे का नूर छीन उस पर झुर्रियों का जाल बिछा दिया था। कभी जब घर के कामों से फुर्सत मिलती तो राधिका तस्वीरों में अपनी पुरानी रंगत खोजने बैठ जाती। एक शाम कुछ फुर्सत के पल निकाल वह समुद्र किनारे चली गई। वहां आती जाती लहरों की गिनती करने में डूबी हुई थी, जब एक जानी पहचानी आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। पीछे मुड़कर देखते ही उसने कंचन भाभी को अपने 12 साल के बेटे पीयूष के साथ समुद्र किनारे मस्ती करते देखा। कंचन भाभी वैसी ही सुंदर, जवान और कोमल दिख रही थी, जैसे 10 सालों का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। राधिका ने कुछ झिझकते हुए कंचन भाभी को अपना परिचय दिया। कंचन राधिका को देख दंग रह गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ राधिका, तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हो गया? बहुत सालों से तुम घर भी नहीं आईं। भाभी, क्या आपको याद है जो हीरों का हार आपने मुझे सेठ जी के कार्यक्रम में पहनने को दिया था? वह मुझसे खो गया था। खो गया? पर राधिका वह तो मेरे ही पास है। भाभी, वह असली हार नहीं, बल्कि हमने हार के खो जाने पर करीब करीब वैसा ही हीरों का हार आपको एक जवेरी से बनवा कर दिया था। क्या आपने ध्यान नहीं दिया? अपनी लापरवाही पर शर्मिंदगी के चलते मैंने आपसे यह बात नहीं बताई। हार की कीमत इतनी ऊंची थी कि हमें पूरे 10 साल लग गए उधार को चुकाते हुए। हम घर बेचकर छोटे किराए के मकान में रहने चले गए और अपनी बदहाली पर शर्मिंदा होकर मैं आपसे इतने साल मिलने नहीं आई। जिस गरीबी और बदहाली का रोना मैं जिंदगी भर गाती रही, इन 10 सालों में मैंने उसे जी भी लिया। अब एहसास हुआ कि जब मेरे पास सब कुछ था तब मैंने उसकी कदर नहीं की, भगवान का शुक्रिया कभी नहीं किया, पर आज मैं उनका आशीर्वाद महसूस करने लगी हूँ। पर राधिका, अगर तुमने मुझसे पहले ही सच बता दिया होता तो मैं तुम्हें बताती कि वह हार जिसे तुमने हीरों का समझकर इतनी भारी कीमत चुकाई है, वह तो दरअसल नकली था। उसकी कीमत तो मात्र 1000 रुपये ही थे। तुम्हारे दुर्भाग्य ने मुझे यह समझा दिया कि हम अपने विचार में जो बातें सोचते हैं उसे पूरी कायनात हम तक लाने में लग जाती है। यदि तुम सदा से अपनी जिंदगी से खुश रहती तो आज तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ता।